मान्यवर 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2 बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार एक गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर अटल जी, मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल है। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम। और मान्यवर मुझे भरोसा है, मान्यवर मुझे तो भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे, फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते देखते 2027 तक
देश दुनिया का तीसरा नंबर का अर्थतंत्र हमारा देश। मान्यवर, और ये मैं नहीं कहता, IMF भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है ना। अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। मान्यवर, आने वाले दिनों में, मान्यवर, आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो। ये सात के सात क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो सातों क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक 2 गुना हो जाएगी। और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है, और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है। लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि। और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और PJ की सीटों में 100% वृद्धि कर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया। मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर, G20 का नेतृत्व सावधान। ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની પેટા ચૂંટણીનું પરિણામ થયું જાહેર। રાજ્યની ખાલી પડેલી 18 પાલિકાની 29 બેઠકો પર પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી। નગરપાલિકાની પેટા ચૂંટણીમાં ક્યાંક ભાજપે તો ક્યાંક કોંગ્રેસે મારી બાજી। 6 ઓગસ્ટે મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ હતી। અરવલ્લીની મોડાસા પાલિકાના વોર્ડ 7ની બેઠક પર કોંગ્રેસ ઉમેદવાર
મોયુદ્દીન મલિકની જીત. મોયુદ્દીન મલિકનો 65 મતથી વિજય થયો. ભાજપના ઉમેદવારને મળ્યા હતા માત્ર 67 મત. ભાવનગરના પાલિતાણા પાલિકાની 2 વોર્ડની યોજાઈ હતી પેટા ચૂંટણી. વોર્ડ નંબર 1ના પરિણામ જાહેર થતા ભાજપની આખી પેનલ જીતી. કિરીટ સાગઠિયા, કિરણ કુકડેજા, અલારખી અબડાનો વિજય. ડીસાના વોર્ડ નંબર 9નું પરિણામ જાહેર થતા કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ઇમરાન કુરેશી વિજેતા બન્યા. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઇમરાન કુરેશીની 902 મતે જીત થઈ. અગાઉ અપક્ષ ઉમેદવારે રાજીનામું આપતા આ બેઠક ખાલી પડી હતી. મહેસાણાની ઊંઝા પાલિકાના વોર્ડ 2માં ભાજપ ઉમેદવાર સંદીપ પટેલની જીત. પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને અપક્ષ વચ્ચે જામ્યો હતો જંગ. ભાજપ ઉમેદવારની જીત થતા કાર્યકરોએ ઉજવણી કરી. પોરબંદર છાયા નગરપાલિકાની પેટા ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર. પોરબંદરની છાયા પાલિકામાં ભાજપના કપિલ શિંગરખિયા વિજેતા થયા. ભાજપ ઉમેદવારની 2526 મતથી જીત. કોંગ્રેસના ઉમેદવારને મળ્યા હતા 1624 મત. પંચમહાલના ગોધરા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3ની બેઠકની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારની જીત. નીલિમા શાહ 2905 મતથી વિજય થયા. કોંગ્રેસના ધ્વની શાહને 355 અને આપના રમીલા ગજ્જરને માત્ર 207 જ મત મળ્યા. પાટણમાં સિદ્ધપુર નગરપાલિકાની વોર્ડ 2ની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત. વોર્ડ 2માં 4 ઉમેદવારોનો વિજય. નિરમા ઠાકોર, પુષ્પા પટેલ, નટવર પટેલ અને ભરત પટેલે મેળવી જીત. ભાજપ ઉમેદવારોની જીત થતા કાર્યક્રમમાં ઉત્સાહનો માહોલ. બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં વોર્ડ નંબર 4ની પેટા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જીત. મોહમ્મદ અલી મંસૂરીએ 48 મતથી મેળવી જીત. ફરી પેટા ચૂંટણીમાં મોહમ્મદ અલીની જીત થતા સમર્થકો અને કાર્યકરોમાં ખુશીનો માહોલ. સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રાની પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપ ઉમેદવાર વિજય બન્યા. અનિશાબેન ચૌહાણને 2082 મત મળતા વિજય થયા. ભાજપની જીત બાદ વિજય સરઘસ કાઢ્યું. વિજેતા અનિશાબેને પોતાના વિસ્તારમાં વિકાસ માટે કરેલા વાયદાઓ પૂરા કરવાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો. સુરતની પાલિકાના વોર્ડ 20માં ભાજપના રાજેશ રાણાની જીત. મતગણતરીમાં 2 રાઉન્ડ કોંગ્રેસ આગળ રહી હતી. આખરે 6493 મત સાથે ભાજપના રાજેશ રાણા ચૂંટાયા. ભરૂચના જંબુસરના વોર્ડ નંબર 7 પર કોંગ્રેસની જીત. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કાદર બેગ મિર્ઝાનો 180 મતથી વિજય. સમર્થકો અને કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ. ઉમેદવારને ફુલહાર પહેરાવી શુભેચ્છા પાઠવી. રાજ્યની મનપા અને પાલિકા પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીત. ભાજપ મહામંત્રી રજની પટેલે પીએમ મોદી અને અમિત શાહના માર્ગદર્શનમાં જીત મેળવવાનું જણાવ્યું. આપ અને કોંગ્રેસની ડિપોઝિટ પણ ડૂલ થયાના પ્રહાર પણ કર્યા. પાટણમાં ઓબીસી અનામત બચાવો બેઠક મળી. જેમાં પૂર્વ કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ ઠાકોરે નશીલા પદાર્થોને લઈ ભાજપ तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया. ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है. मान्यवर 4 दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब से देश का सेना का जवान चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो वो 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करता है. सब भागते थे. भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि 1 पेंशन 1 रैंक के अंदर देने का. मान्यवर दुनिया में अस्थिरता बढ़ी. चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो. 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से. ऑपरेशन राहत 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2 लाख उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया. मान्यवर चीन की सीमा पर हमारी आर्टिलरी न पहुंचे ऐसी स्थिति थी. रोड ही नहीं बनाए थे, नक्शा ही देखते रहते थे.
नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से गांव खाली न हो, इसकी चिंता मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने। मान्यवर किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करें, बजट में 6 गुना वृद्धि करी। जरा सुनो भाई सुरेश, आप लोग 21,900 करोड़ रुपए का छोड़कर गए थे। कितना छोड़कर गए थे भाई? 21,900 करोड़। अब ध्यान से सुनना, 21,900 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट नरेंद्र मोदी। मान्यवर खाद्यान्न के उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर 22-23 में 323 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आगे बात कर चुका हूं। 14 करोड़ लोगों को 6,000 रुपया, 2,41,000 करोड़ रुपया। और ये एमएसपी बहुत चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको मैं एमएसपी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं कि भैया आपने एमएसपी की कितनी खरीदी की थी और एमएसपी में के रेट में कितनी बढ़ोतरी की थी। जरा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाइए। मगर नहीं जाएंगे, बैठे बैठे बोले रह गएंगे एमएसपी का क्या हुआ। मैं बताता हूं सत्य क्या है, और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को और 14 करोड़ किसानों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा एमएसपी और एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान खरीदने का काम कोई एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर धान की खरीदी, पहले ध्यान से सुनना, सभी सभासदों को मेरा विनती है, ध्यान से सुनिए। धान की खरीदी 475 लाख मैट्रिक टन मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम साल में की। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 475 लाख मैट्रिक टन। नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम खरीदी 896 लाख मैट्रिक टन, 88% की वृद्धि। मान्यवर और लाभार्थी किसान पहले 76 लाख थे, अब 1,31,00,000 लाभार्थी। मान्यवर गेहूं की खरीदी, एमएसपी पर खरीदी, इसके अंदर मनमोहन सिंह जी और इनकी यूपीए की सरकार 251 लाख मैट्रिक टन छोड़कर गए थे, 251 लाख मैट्रिक टन। अब नरेंद्र मोदी जी ने 251 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 4